उद्देश्य। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी ये करने में सक्षम होंगे। ये समझने और समझाने में कि चीन, कोरिया और जापान में सबसे पहला मुद्रण तकनीक विकसित हुआ था। ये समझने और वर्णन करने में कि कैसे प्रौद्योगिकी चीन से यूरोप पहुंची। दुनिया में मुद्रण क्रांति के प्रभाव को समझ सकने में और उसका विश्लेषण कर सकने में। ये समझ सकने और वर्णन कर सकने में कि नवोन्मेषों ने मुद्रण की गति को कैसे तेज किया। आधुनिक मुद्रण द्वारा शुरू किए गए धार्मिक सुधारों और सार्वजनिक बहस मुबाहिसे को समझ सकने और उनका वर्णन कर सकने में। प्रकाशनों के सेंसर के नए रूपों को समझने और समझा सकने में। शुरुआती छपी किताबें। हाथ से छपाई मुद्रण की सबसे पुरानी तकनीक थी। ये तकनीक चीन, कोरिया और जापान में विकसित हुई। लगभग 594 ईसा से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थीं। एक लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। 16वीं सदी तक चीन में केवल सिविल सेवा की किताबों का ही मुद्रण किया जाता था। लेकिन 17वीं सदी के बाद से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। व्यापारी अपनी रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। लोग हर प्रकार की छपी पुस्तकों जैसे कथाओं, कविताओं, आत्मकथाओं, साहित्यिक कृतियों और रूमानी नाटकों को पढ़ने लगे थे। 19वीं सदी के अंत में चीन में पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया मुख्य केंद्र बन गया। इसने पश्चिमी शैली के स्कूलों का अनुसरण किया। हाथ की छपाई की जगह धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास हस्त मुद्रण की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छापी गई थी। इस किताब में 6 पन्ने और काठ पर खुदे चित्र थे। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थीं। 18वीं सदी के अंत में शहरी संस्कृति को दर्शाती हुई चित्रकारी एदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाकों में काफी लोकप्रिय हुई। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थीं। यूरोप में मुद्रण का आना। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। इटालियन खोजी यात्री मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक को इटली लाया। जल्द ही ये तकनीक बाकी यूरोप में भी फैल गई। कुलीन वर्क और भिक्षु संघ विलासी संस्करण की छपाई के लिए मुद्रण की अपेक्षा बेशकीमत वेलम या चर्म पत्र को प्राथमिकता देते थे। यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। किताबों की अबाध बढ़ती मांग
हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी होने वाली नहीं थी। 15वीं सदी तक आते आते यूरोप में तख्ती की छपाई का इस्तेमाल धार्मिक चित्रों सहित विभिन्न उपयोगों में किया जाने लगा। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। किताबों की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी, और ऐसा 1430 के दशक में योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीक के साथ संभव हो पाया। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वो खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार करने के लिए किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता था। 1448 तक यंत्र ने अपना व्यवहार्य रूप हासिल कर लिया था। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब बाइबल थी। इस तकनीक की कुछ सीमाएं भी थीं। हाशिए और चित्रों को हाथ से सजाया जाता था। तथापि 16वीं सदी तक यूरोप के बाजार में 20 करोड़ से ज्यादा किताबें आईं। यांत्रिक मुद्रण ने उस समय के छपाई जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मुद्रण क्रांति और उसका असर। नया पाठक वर्ग। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। इसने समाज में एक नए वर्ग का निर्माण किया, पाठक वर्ग। किताबें खरीदना और पढ़ना तब तक केवल कुलीन लोगों का ही क्षेत्र था। आम लोग धार्मिक किताबों, गाथा गीत और लोक कथाओं का वाचन सुनते थे या आयोजन देखते थे। अब किताबें आसानी से उपलब्ध थीं और उनको छापने की लागत में भी किफायत आने के कारण किताबें समाज में व्यापक तबकों तक पहुंची। ये संक्रमण सरल नहीं था, क्योंकि 20वीं सदी तक यूरोप में साक्षरता की दर सीमित थी। अशिक्षित वर्ग तक पहुंचने के लिए मुद्रकों ने तस्वीरों से खूब सजी धजी लोकगीत तथा लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी, जिन्हें सुनाकर सबका मनोरंजन किया जाता था। समाज में अब श्रोता और पाठक वर्ग शामिल थे। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। रूढ़िवादी वर्ग को ये डर था कि मुद्रित किताब पुरानी सत्ता को नष्ट कर सकती है और अधार्मिक विचारों का प्रसार कर सकती है। न केवल धार्मिक अधिकारियों, यहां तक कि सम्राटों, बुद्धिजीवियों, पाठकों और कलाकारों ने मुद्रित साहित्य का विरोध किया। नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य के कारण ईसाई धर्म में रोमन विरोधी सुधार को बल मिला। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखीं और इनमें से एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसी विचार का प्रसार करने के लिए इसका दूसरा संस्करण निकाला गया, जिस कारण चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। मुद्रण और प्रतिरोध। 16वीं सदी में इटली के एक शिक्षित किसान मेनोकियो ने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए
पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान अलग अलग संप्रदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और समाज के निचले तबकों में साक्षरता का प्रसार किया। इससे साक्षरता दर बढ़ी और किताबों की मांग भी बढ़ने लगी। छापे जाने वाले विभिन्न साहित्य में अब पंचांग, धार्मिक कैलेंडर, लोक गाथाएं और लोकगीत, मनोरंजन प्रधान सामग्री या फेरी वालों द्वारा 1 पैसे में बेची जाने वाली चॉप बुक्स यानी जेब के आकार जितनी किताबें शामिल थीं। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू या कम कीमत वाली छोटी किताबों का चलन था, जो सस्ते कागज पर चापी और नीली जिल्द में बंधी होती थीं। अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से कई आकार प्रकार वाले समाचार पत्र, पत्रिकाओं और किताबों को छापा जा रहा था। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और टॉमस पेन, वाल्तेयर और ज़ुयां ज़ॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की कृतियों को मुद्रण के कारण एक व्यापक पाठक वर्ग प्राप्त हुआ। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक किताबें प्रगति और ज्ञानोदय का प्रतीक बन चुकी थीं। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौड़ लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। इस विचार ने 18वीं सदी के फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये के कार्यों को प्रभावित किया। मार्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल जाओगे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। ऐसा माना जाता है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रचीं। वॉल्टेयर और रूसो जैसे ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार किया, जिन्होंने रीति रिवाज की जगह तर्क और विवेक के शासन पर जोर दिया। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया। 19वीं सदी। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई। इसके कारण बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। स्कूली पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ प्रकाशकों ने अब लोक कथाओं और परी कथाओं सहित बाल साहित्य पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1812 में ग्रिम बंधुओं की लोक कथाओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ था। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या तो प्रकाशित नहीं की जाती थी या उपयुक्त परिवर्तन के साथ प्रकाशित की जाती थी। इसलिए कभी-कभी मुद्रित संस्करण मूल लोक कथाओं से थोड़ा भिन्न होता था। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गईं। महिलाओं की पत्रिकाएं शिष्टाचार और गृह व्यवस्था पर लक्षित थीं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट मशहूर महिला उपन्यासकार थीं। उन्होंने नारी को सुदृढ़ स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया। नए नवोन्मेष, परिष्कार। 19वीं सदी में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने ऊर्जा चालित बेलनाकार प्रेस को संशोधित कर दिया था। इससे प्रति घंटे 8000 ताव छप सकते थे। ये समाचार पत्रों के मुद्रण हेतु उपयोगी साबित हुआ।
19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी में बिजली से चलने वाली मशीनें आईं। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। 19वीं सदी में उपन्यासों की धारावाहिक अवधारणा लोकप्रिय होने लगी। 1920 के दशक में लोकप्रिय श्रृंखला को बहुत ही सस्ते दामों में बेचा गया। भारत का मुद्रण संसार। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। परंपरागत रूप से भारत में पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थीं। वे विभिन्न भाषाओं में ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थीं। उन पर कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। उम्र बढ़ाने या संरक्षित करने हेतु उन्हें तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। नाजुक और काफी महंगी होने के बावजूद छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां लंबे समय तक बनती रहीं। पूर्व औपनिवेशिक बंगाल की प्राथमिक पाठशालाओं में गुरुओं के पास पांडुलिपियां नहीं होती थीं। गुरु याददाश्त पांडुलिपियों के हिस्से सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस प्रकार विद्यार्थी बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन गए। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी के मध्य में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाई गई। 1674 ईस्वी तक जेसुइट पुजारी कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छाप चुके थे। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने पुरानी किताबों के कुछ 32 अनुवाद छापे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट का संपादन शुरू किया। ढेर सारे विज्ञापनों के साथ साथ भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी वो छापते थे। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन पर मुकदमा कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जो औपनिवेशिक राज की छवि की रक्षा कर सकें। 18वीं सदी के अंत तक कई भारतीय भी अखबार छापने लगे थे। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट पहली भारतीय अखबारों में से एक थी। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा ढा, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में आम बोलचाल की भाषा में छपी पुस्तकों और अखबारों ने उनके विचार फैलाए। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और समाचार चंद्रिका हिंदू रूढ़िवादियों का मुखपत्र बना। 2 फारसी अखबार जामे जहांनामा और शम्सुल अखबार और गुजराती अखबार बॉम्बे समाचार 1822 में प्रकाशित हुआ। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद छापकर मुस्लिम संस्कृति को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने
मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए फतवे जारी किए। उर्दू मुद्रण का इस्तेमाल मुस्लिम संप्रदायों और सेमिनारियों द्वारा उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु किया गया। तुलसी रामायण का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जल्दी ही इसके सस्ते लिथोग्राफी संस्करण भी मुद्रित हुए। 1880 में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने धर्म ग्रंथों के सुवाह्य रूप मुद्रित किए। धार्मिक पुस्तकों ने धार्मिक विषयों पर बहस मुबाहिसे को प्रोत्साहित किया। मुद्रण ने देश भर के विभिन्न लोगों को जोड़ने का भी काम किया। प्रकाशन के नए रूप। यूरोपीय उपन्यास आम आदमी के करीब थे, लेकिन भारतीय पाठक अपनी जिंदगी के प्रतिबिंब पढ़ना चाहते थे। गीत, लघु कथा, निबंध इत्यादि प्रकाशन के नए रूप में उभर रहे थे। 19वीं सदी के अंत तक छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थीं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों। महिलाएं और मुद्रण। 19वीं सदी के अंत के साहित्य में महिलाओं को स्थान मिलने लगा। इससे मध्य वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। महिलाओं को अपने शहरों में घर पर पढ़ने या फिर स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि हर कोई महिला शिक्षा के प्रति उदार नहीं थी। परंपरावादी हिंदू डरते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो सकती हैं, और दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। लेकिन कुछ महिलाओं में इन हठ धर्मिता को ललकारने की हिम्मत थी। गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी से अधिक देर बाद। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबों के मुद्रण से गरीब लोग भी खरीदने की स्थिति में आ गए थे। पुस्तकालय शहरों और कस्बों में प्रसिद्ध होने लगे थे। अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 20वीं सदी में ज्योतिबा फुले और 19वीं सदी में B.R. अंबेडकर महाराष्ट्र और E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास ने जाति प्रथा पर प्रकाश डालते हुए तरह तरह के विरोध प्रदर्शन और लेखन लिखे। 1930 के दशक में मुंबई के मिल मजदूरों से प्रेरित होकर बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए। प्रिंट और प्रतिबंध। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पारित किए। कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने प्रेस के पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह की तेज प्रतिक्रिया के रूप में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया था। इससे सरकार। सारांश। आइए सारांशित करें कि हमने क्या सीखा है। हाथ की छपाई मुद्रण की सबसे पहली तकनीक थी। इसे चीन, जापान और कोरिया में
विकसित किया गया था। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए थे। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। इटालियन खोजी यात्री मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक इटली ले गए। छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस के आने से छपाई की कीमत गिरी। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। मुद्रित साहित्य में मुख्यतः पंचांग, गाथा गीत और लोक गाथाएं, मनोरंजन प्रधान किताबें या चॉप बुक्स, जेब आकार की किताबें जिसे 1 पैसे में फेरी वाले द्वारा बेचा जाता था, वे सब हुआ करती थीं। मुद्रण के कारण वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के काम और टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जुयां ज़ाक रूसो जैसे दार्शनिक की किताबों को बड़ा पाठक वर्ग मिला। 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। ये मान्यता है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रचीं। 1812 में ग्रिम बंधुओं का एक लोक कथा संकलन प्रकाशित हुआ था। परंपरागत रूप से भारत में पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थीं। उन्हें विभिन्न भाषाओं में ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाया जाता था। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाई गई। 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। 19वीं सदी में महिलाओं को अपने शहरों में घर पर पढ़ने या फिर स्कूल में